अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैं उसके साथ हाज़िर ख़िदमत है। आपसे वादा किया हुआ है सदारती निज़ाम के ऊपर तफ़सीली गुफ्तगू करने का। हम उसके मुख्तलिफ पहलू बड़ी डिटेल से तफ़सील से डिस्कस करते आए हैं। बहस मुबासा चल रही है, आप लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं, उस पे हम बात कर रहे हैं। कई दरख़्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में सदारती निज़ाम के हवाले से दायर हुई। सीनियर वकील है महमूद अहमद अली कसूरी साहब, उन्होंने बहुत से लोगों ने दायर की, 4 गालिबन दरख़्वास्तें हैं। डॉक्टर सादिक अली साहब ने भी दरख़्वास्त दायर की है। हम ज़रा पहले तो उनसे पूछते हैं वो दरख़्वास्त है क्या और वो क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? जी डॉक्टर साहब बता सकेंगे आपकी ये दरख़्वास्त है क्या और आप जी। सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए दरख्वास्त जो है वो ये दायर की गई है कि जो पार्लिमानी निज़ाम है इससे हमारे यहाँ कोई बेहतरी नहीं आ रही है और अब हमारे पास 47 साल का डेटा मौजूद है इसकी तबाहाली का। और अब हम ये चाहते हैं कि जो मौजूदा आइन है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि मौजूदा आइन की मौजूदगी में पार्लिमानी निज़ाम चलाया ही नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है, इसके अंदर मेरा और आपका वोट बराबर नहीं है, which is a violation of Article 2A, Article 1, Article 2A, Article 8, which is a human rights article. कि और ह्यूमन राइट्स का वो आर्टिकल बड़ा खूबसूरत है, उसमें लिखा है कि जो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो जिस हद तक वो बनाया जाए उस हद तक वो अपने अंदर ही वॉइड समझा जाएगा। आर्टिकल 8 की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब पार्लिमानी निजाम में जबकि मेरा और आपका वोट बराबर नहीं है तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो जब ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है तो इस निजाम को आप चला कैसे सकते हैं? तो मौजूदा आइन की के हवाले से ही मैं आमतौर पे एक इंजीनियर होने की हैसियत से मिसाल देता हूँ कि बिजली बल्ब जो है ना वो डायरेक्ट करंट से भी चलता है और ऑल्टरनेटिंग करंट से भी चलता है। तो हमने ये देख लिया कि पार्लिमानी निजाम जो है, जो हमारे यहाँ राइज है, उससे हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, बदहाली आ रही है। तो अब हमें एक दूसरे निजाम को देखना है जो इसके मुकाबले में सदारती निजाम के तौर पे, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना की वसीहत है सदारती निजाम। वो आप खुद जानते हैं कि बरतानिया में कानून पढ़ने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान में सदारती पार्लिमानी निजाम को राइज नहीं किया। उन्होंने गवर्नर जनरल वाला निजाम राइज किया जिसके अंदर जो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म का तरीकाकार है और उसके अंदर जो अथॉरिटी है लोग जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट के अंदर देते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो हेड ऑफ द स्टेट में नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं भी तो वो प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में ही इज वेरी पुअर एग्जीक्यूटिव। पोस्ट ऑफिस जी, यानी उनकी हैसियत कोई नहीं है। मैं बताता चलता हूँ 90 देखिए आर्टिकल 90 और 91 पढ़ के देख लें तो वजीर आजम और काबीना ही सारा कुछ है। जो 18वीं तरमीम के बाद तरमीम की, उससे पहले अगर निजाम देख लें, इसमें जो आप बात कर रहे हैं, मैं आगे चलने से कबल आप नाज़रीन के लिए बताता चलूं। देखिए हमारे यहाँ जो 1973 का आइन है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उसने 3 ऑर्गन बनाए, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, मुकर्रना जिसे कहते हैं, अदलिया जिसे आप अदालतों का निजाम सारा कहते हैं। मुल्क का सारा निजाम एग्जेक्टिव के जरिए चल रहा है, वो ब्यूरोक्रेटिक निजाम है। उसका जो हेड और सुप्रीम है वो सूबों में वजीर आजम है, वफाकी सतह पर वजीर आजम है, थोड़ी सूबों की सतह पर वजीर आला है और काबीना के साथ चलता है। और ये सारा ब्यूरोक्रेसी चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो मुख्तलिफ पोस्टें उसके जरिए चलती है। यहाँ उसके अंदर अभी गुंजाइश मौजूद नहीं है। याद रखिएगा जो कि आईने पाकिस्तान 1973 जो है उसमें सदारती निजाम के हवाले से गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 45 से आगे सारे अगर चले जाए, जहाँ सदर का तैनात है, सदर का रोल बड़ी जगह है, यानी सदर ने तैनात करने हैं, जज भी तैनात करने हैं, सदर ने कई अथॉरिटीज अपॉइंट करनी है, लेकिन उसने काबीना की मुशावरत के साथ करनी है। सदर इंडिपेंडेंट नहीं है। सदर का एक इख्तियार जो है पोस्ट ऑफिस के तौर पर है। अभी इसमें बाद में बात करेंगे हम कि ये क्या वाकई अदालतें सदारती निजाम को ठीक कर सकती हैं या नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने जरा नाज़रीन के लिए रख दिया। अब आपकी राय के मुताबिक यानी आप जो कोर्ट में मामला लेके गए हैं वो लेके ये गए हैं
कि क्या करें, आइन में तब्दीली करें या क्या करना चाहते हैं? नहीं, आइन में तब्दीली तो हम चाहते ही नहीं ना। हम तो ये आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आपने आर्टिकल 45 और उससे आगे की बातें की हैं, जो निजाम एग्जेक्टिव का चलाना है, वजीर आला। आर्टिकल 45 तो बहुत दूर की बात है ना। हम तो पहले ये देखेंगे, देखिए जब आइन बनाया जाता है, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं कानून के, आप इस बात को जानते हैं कि हर चीज का कोई सलीका होता है। यानी कोई शख्स है पूरा कुरान पढ़ता रहे, लेकिन जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। अब हमारा कलमा क्या है? आइन का कलमा ये है, जो आर्टिकल 1 है, कि अल्लाह की हाकमियत है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आइन को बनाया जाएगा। ये हमारा कलमा है आइन के हिसाब से। पांचे की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। मैं आर्टिकल 1 की बात कर रहा हूँ। 2A जो है वो दिबाचा है या प्रियम्बल है। 2A इसलिए उसे प्रियम्बल को डाला गया ताकि इसकी वायलेशन ना हो सके। पहले लोग कहते थे अरे जी ये तो प्रियम्बल है, लेकिन प्रियम्बल को इसलिए आर्टिकल 2A का दर्जा दिया गया सो दैट नोबडी शुड बी एबल टू वायलेट दिस प्रियम्बल। अब उसकी वायलेशन किस तरह से होती है? पार्लिमानी निजाम के थ्रू उसकी वायलेशन होती है, जब आपका और मेरा वोट बराबर नहीं होता। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट व्हाइट कॉलर लोगों ने ही आके ये बताना है, पढ़े लिखे लोगों ने, कि गलती कहां पे है या बेईमानी कहां पे है। देखिए जब अकाउंट्स की चीजें होती हैं तो अकाउंटेंट और फाइनेंस डायरेक्टर्स अपनी अपनी कंपनीज में जो भी तमाशे खेलते हैं, तो ऑडिटर आके ये बताता है वेयर दे वर रॉन्ग। सो आई हैव ट्राइड टू कैरी आउट एन ऑडिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पार्लिमानी निजाम जो है वो बुनियादी तौर पे आर्टिकल 2A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 227 की भी वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 227 ये कह रहा है कि आप कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकते जो कुरान की नफी में हो। तो जब आप आर्टिकल 248 कहते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू 248 सदर को और इनको प्राइम मिनिस्टर को और इस्तिस्ना हासिल है, तो वो तो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो गई और आर्टिकल 2 और 8 की भी वायलेशन हो गई। तो आप आर्टिकल 248 बना ही नहीं सकते थे। एक तरफ आप कहते हैं हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके पास वाकया मौजूद है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये कुर्ता कहां से आया। फिर आप कहते हैं यहाँ पे बैठ के आर्टिकल 248 बना के कहते हैं कि जी इस्तिस्ना हासिल है प्रेसिडेंट को। हाउ कैन दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ वायलेशन विद इन इट्स ओन सेल्फ? तो सीनियर आर्टिकल्स जो होते हैं वो बुनियाद होती हैं आइन की, और जब उनके साथ शैल और शैल का लफ्ज बार बार लिखा जाता है, तो आप जानते हैं कि जब कानून की जबान में शैल का लफ्ज आ जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने वही काम करना है। तो यहां पे जब जहां जहां आप आर्टिकल 45 और 40 को छोड़ दीजिए, फिलहाल ये देखिए, स्टेप वाइज चलते हैं। हमारी बुनियाद क्या थी? हमारी बुनियाद थी कानून, कुरान। हमारी बुनियाद थी कानून में दिए हुए अहकामात। हमारी बुनियाद थी कि सब लोग जो हैं उनके हुकूक बराबर हैं। जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो इंसानियत में हमारे बराबर हैं, लिहाजा हर एक के हुकूक बराबर हैं। तो फिर आप इसको ले जाके आके ये कैसे कह सकते हैं कि सूबे जो हैं वो अलहदा अलहदा होंगे और वो 18वीं तरमीम के तहत चलाए जाएंगे? तो फिर एक मुल्क के अंदर चौकीदार और ड्राइवर की मुख्तलिफ तनख्वाहें हो जाएंगी, मुख्तलिफ पेंशनें हो जाएंगी, तो फिर इक्वालिटी कैसे रहेगी? तो ये पहली बात जो लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये कि सूबे का अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव होना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में या मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि उससे आप देखिए ना, एक सूबा कहता है मैं 25% तनख्वाह बढ़ा रहा हूं, दूसरा कहता है मैं 10% बढ़ा रहा हूं, तो फिर आर्टिकल 2A की और आर्टिकल 8 की वायलेशन हो जाएगी ना जी। बिल्कुल सही। तो फिर ये हम जो बात आप कहना चाह रहे हैं, as a legal expert, are you satisfied with my argument? देखिए मैं डॉक्टर साहब जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं नाजरीन को भी समझाना है हम लोगों ने। अब सुप्रीम कोर्ट से आप चाह क्या रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या ये सदर और वजीर आज़म वगैरह सबको हटा दे? नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट से ये कहना है, देखिए जब एक हुकूमत का वक्त खत्म होता है और दूसरी हुकूमत ने आना होता है,
तो हम क्या करते हैं कि हमने एक निगरां वजीर आजम ले लेते हैं या एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना देते हैं। हम इनको ये समझाने की और ये रिक्वेस्ट हमने की है कि क्योंकि अदलिया ने आइन की तशरीह करनी होती है, और जब हमने अदलिया के सामने ये टेक्निकल बातें रख दी हैं, तो अब हमारे यहाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए मार्शल लॉज भी लगे, जस्टिस को हटाया, फिर बहाल हुए, हम अब बहुत सारे तजुर्बों से गुजर चुके हैं। वो जो सास बहू के झगड़े होते हैं उनमें अब हम तजुर्बेकार हो गए, और अब सब लोग इस बात को जानते हैं कि अगर अदलिया कोई फैसला आइन के मुताबिक करेगी तो ना उसके अंदर सियासतदानों को इतराज होगा, ना अवाम को इतराज होगा, ना फौज को इतराज होगा, ना किसी और महकमे को इतराज होगा। यानी सब लोग ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये आइन के मुताबिक चले। अब मैं आपको लेकिन बताता हूँ कि कानून या जो अपना नाकस कानून को जितना हम समझते हैं, इस मौजूदा आईने पाकिस्तान 1973 में सदारती निजाम की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं है। यानी जब तक इस आइन को तरमीम नहीं करते, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन में लाना चाहती है तो इंटरप्रिटेशन में भी मेरी जाती राय के मुताबिक इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क अंटिल अनलेस द होल the majority part of the constitution are either repealed or changed or amended. देखिए, मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब करारदाद मकासिद पेश की गई थी तो उसके कुछ मकासिद थे, यानी आइन बनाना मकसद था, और आइन बनाने का होना चाहिए था सो दैट द नेशन में प्रॉस्पर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मुझसे कहते हैं कि जी मुझे एक घर बना दीजिए, मैं आपको घर के बजाय वाटर टैंक बना देता हूं, तो क्या मैंने अपना काम पूरा किया? ऑब्वियसली नहीं किया। तो हमें यह देखना है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप आइन के पहले जो आर्टिकल्स हैं, जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, आप उनकी वायलेशन करें। दो चीजों को कंफ्यूज मत कीजिए, एक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जिसके तहत हुकूमत चलाई जाती है, एक है आपका आइन जिसके अंदर बुनियादी हुकूक हैं। बुनियादी हुकूक ये कहते हैं कि हर एक के हुकूक बराबर होने चाहिए। अगर पार्लिमानी निजाम जो है उसके अंदर हुकूक बराबर नहीं हो रहे हैं तो अदालत को ये बात आराम से समझ आ जाएगी कि जनाब यहाँ वाकई हुकूक बराबर नहीं हो रहे, इनको सदारती निजाम चलाना चाहिए था, पार्लिमानी क्यों शुरू कर दिया इन्होंने। सो दैट इज द पॉइंट। ये जो हम पूरा आइन हमें पूरा आइन नहीं बदलना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देगी या इंटरप्रिटेशन क्या, यानी मैं समझने के लिए बात कर रहा हूं। मैं भी यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जब हम ये बात समझा देंगे कि जी आइन की जितनी पहली शिकें हैं, बुनियादी शिकें, उन शिकों के तहत पार्लिमानी निजाम चलाया ही नहीं जा सकता, इसी आइन के तहत जा सकता। अब इस आइन के अंदर ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रेफरेंडम के लिए जाएंगे असेंबली के अंदर। ये लिखा है ना तरीका कार जो इन्होंने किया। रेफरेंडम का ये तरीका, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब रेफरेंडम के लिए जाते हैं कि भाई क्या तुम सदारती निजाम चाहते हो, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? कौन सा एमएनए है जो कहेगा कि मेरी नौकरी खत्म कर दो? तो ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा हमें ये चीज समझानी है उनको कि अदालत ने ये फैसला देना है, या उनका जो लॉजिकल स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो हुकूमत को बुलाएं, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाएं या प्रेसिडेंट साहब को बुलाएं और उन्हें बताएं कि भाई ये आइन के अंदर ये कंट्रडिक्शन है और इसकी वजह से यही हमारा मसला भी है, और आइन ने तो ऐसा काम मैं जरा एक बात और आपसे जरा कानूनी बात चूंकि आप नाज़रीन को समझाने के लिए, आप लोगों ने ये पिटीशन सबने दायर की, इसमें एतराज लगाया रजिस्ट्रार ने, आप लोगों ने उसमें उसके अगेंस्ट अपील दायर की, अपील चैम्बर में समाअत होती है, चैम्बर में इस पर एतराज खत्म हो गया है और ये कहा गया है कि फुल बेंच में लगाया जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, यानी आप यानी देखे ना नाज़रीन, ये बात जरा समझना बड़ी जरूरी है। एक आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्तें लेकर आए, मुख्तलिफ दरखास्तें आई जिसमें वो मैं समझ पाया हूँ कि इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं
कि यहाँ पर जमहूरी निज़ाम चल नहीं सकता, सदारती निज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करे, ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन देखते हैं, मैं अभी जो कि पिटीशन इनकी देखी नहीं है, वो पिटीशन देख के फिर इस पे एक अलहदा प्रोग्राम मैं खुद करूँगा कि जहाँ बैठकर इसके सारा मैं खुद सदारती निज़ाम का बहुत बड़ा हामी हूँ, स्टांच सपोर्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को जो है ना, उस सदारती निज़ाम के प्रोज एंड कॉन्स बहुत ही मुख्तलिफ हैं। लेकिन एक अच्छी बात जो है कि जो इनके एतराज में इतना सब्सटेंशियल वेट था कि उन पर रजिस्ट्रार का एतराज दूर करके इसको बाकायदा कोर्ट के अंदर समाअत के लिए किया गया है, जहां पर इसकी समाअत होने की मेंटेनेबिलिटी का भी और फिर जो आईनी पॉइंट उठाए गए हैं, वो सवालों पे फिर अदालत जो सुनने के बाद बाकायदा नोटिस जारी करेगी, वफाक को जारी करेगी, सदर पाकिस्तान को बुलाते हैं या वजीर आजम को बुलाते हैं। ये वो सवाल हैं, ये अभी इर्तकाई अमल है। यानी बात यह है कि डिस्कशन शुरू हो गई है मुख्तलिफ कॉर्नर्स के ऊपर, हम भी आवाज ये उठा रहे हैं कि सदारती निज़ाम इस मुल्क का वाहिद हल है। अब वो किस तरह लेके आ रहा है, किस तरह आना है, आइन में तरमीम होनी है या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस या कोई सुनहरे असूल का मुतय्यन करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल डॉक्टर सादिक साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया और हालात और वाकयात बताए। उनकी जो पिटीशन है वो सारी मैं लेकर डिस्कस में जो बाकी मैं मवाद भी सारा इकट्ठा करके उसमें मैं अलहदा प्रोग्राम आपके साथ करूंगा नाज़रीन, ताकि इस पर डिटेल में डिस्कशन हो सके। लेकिन बजाय मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले कबल बताता चलूं कि मौजूदा आइन के स्ट्रक्चर में रहते हुए सदारती निज़ाम चलना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट इसकी कोई तरमीम यानी इंटरप्रिटेशन कर दे, एक अलहदा है। मेरी जाती राय के मुताबिक इस आइन में तरमीम चाहिए। इलेक्शन 2023 में आने वाले हैं, तो 2023 के इलेक्शन के अंदर ही सदारती निज़ाम चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम चाहिए और बाकायदा इसके ऊपर इलेक्शन कराए जाए और इसी पे जब असेंबली आए और इस असेंबली में आकर बाकायदा नया आइन अगर बनाना है, कोई तरमीम चाहते हैं या जो कोई भी चाहते हैं, इस तरह की चीजें हैं, इसमें दोबारा डॉक्टर साहब को फिर किसी वक्त दावत देंगे, इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।